Education is the only option. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज एमसीक्यू सीरीज में हम लोग सीडीपी के 15 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 2018 में पूछे गए थे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो वही क्वेश्चंस यहाँ आपको कराए जा रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या फिर हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2018 का ये क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे कोहलर साहब थे उनका जो सिद्धांत है वो क्या एग्जैक्टली सिद्ध करना चाह रहे थे कि लर्निंग कैसा प्रोसेस है। कह रहे हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होता है। तो क्या मतलब सीखने का मतलब यही हुआ कि हम लोग पशुओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कि स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है या फिर संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो कोहलर का सिद्धांत है वो एग्जैक्टली यह सिद्ध करना चाह रहा है कि जो सीखना यानी कि जो लर्निंग है वो कैसा प्रक्रिया है, वो संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, ऐसा कि कॉग्निटिव प्रोसेस है। क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोहलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसका नाम आपसे डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनसाइट लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया। उन्होंने माना कि सीखना जो है ना वो कोई मतलब कि मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि भाई मशीनी के जैसे यानी कि यांत्रिक प्रक्रिया है। नहीं, उन्होंने कहा कि यह एक कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और इसमें व्यक्ति जो है ना वो अपनी बुद्धि और सूझबूझ का यूज करके ही मतलब कि कुछ चीजें लर्न कर पाता है। आगे देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप सोच रहे हैं कि चलो हम फ्रेंच सीखते हैं, तो फ्रेंच सीखने के लिए आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे? क्या करते हैं एग्जैक्टली? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं अक्षर व शब्दों के मध्य सहचर्य से, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही सबसे बेहतर होगा। वाक्य निर्माण, पहले अगर आपको अक्षर का ही ज्ञान नहीं है तो आप वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे? और जब तक शब्द का निर्माण मतलब कि अक्षर का निर्माण नहीं होगा तब तक आप शब्दों का भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको ना अगर किसी नई भाषा को सीखना है तो उसके लिए अक्षर और शब्द इनके मध्य जो सहचर्य है वो बिठाना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा हर साल पूछा जाता है, इसको आप जरूर पढ़िएगा कि जो हमारा समावेशी शिक्षा है उसमें कौन से टाइप के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र नहीं, केवल लगा है तो वैसे ही समझ लीजिए कि एक बार आपको अलर्ट हो जाना है। दूसरा, सामान्य और विशिष्ट छात्र, हाँ यही बात सही हो जाएगी कि जो हमारा समावेशी शिक्षा है उसमें आप देखेंगे कि सामान्य छात्र और जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट छात्र हैं, जैसे हमारे जो मतलब दिव्यांग बालक हैं, उनको साथ में रख करके जो लर्निंग है वो कराई जाती है। यानी ऑप्शन बी जो है वो बहुत सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका अर्थ ही है कि बिना किसी भेदभाव के सामान्य बच्चे और जो विशिष्ट बच्चे मतलब कि बच्चा है या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं जैसे दिव्यांग या फिर बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, उनको एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे डेली दोपहर 12 बजे एमसीक्यू कराया जाता है। और हमारा एक मेन चैनल है जुनून पढ़ाई का, जहाँ पे हम लोग केवल और केवल एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट ए टू जेड एसएसटी की प्रिपरेशन कराई जा रही है बहुत डिटेल में। आप चाहें तो डेली शाम 7:30 बजे वहाँ क्लास होती है, उसके साथ जुड़ करके एसएसटी एकदम मजबूत कर सकते हैं। तो अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, ये आपको बताना है। क्या निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब भी गणित संबंधी दो मतलब की दिक्कत आए, जब भी आपको गणित से रिलेटेड मतलब कि पूछा जाए कि अक्षमता कौन सी होती है, तुरंत आप कहिएगा भैया कि ये गणना दोष यानी कि डिसकैलकुलिया की बात हो रही है। क्या हो जाएगी? डिसकैलकुलिया यानी कि गणना दोष से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गणित संबंधी अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जैक्टली डिसकैलकुलिया कहते हैं। और इसमें छात्र को अंकों को समझने में, गणना करने में और गणितीय समस्याओं को हल करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो बताइए कौन कौन है जिसको मतलब डिसकैलकुलिया जैसी समस्या है? मुझे तो लगता है मुझे है, मतलब मैथ देखते ही हालत गंभीर हो जाती है। आगे देखिए, और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, अगर पढ़ने का विकार है तो उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली। फिर समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है समावेशीकरण की सफलता के लिए? कह रहे हैं क्षमता निर्माण का अभाव, तो क्या ये जो है आवश्यक है? दूसरा, अभिभावकों की भागीदारी या फिर अलगाव या फिर संवेदनशीलता, बताइए।
तो इसका ना सबसे बेहतरीन उत्तर ही देख करके लग रहा है कि भाई संवेदनशीलता होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समावेशीकरण तभी सफल होगा जब समाज में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे की भिन्नताओं और विशेष ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हों। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है उसको कुछ चीज़ की आवश्यकता है और टीचर उसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी धुन में मगन है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और जो भी मतलब कि आवश्यकता है, जो भी दोनों की भिन्नता है, उसका सम्मान भी करना पड़ेगा। सम्मान नहीं होगा तो वैसे ही ज़्यादा मतलब टाइम तक चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि निम्न में से कौन-सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग के कितने तत्व होते हैं? तो 3 तत्व आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको बताना है कि कौन-सा नहीं है, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा संवेदी। क्या हो जाएगा? संवेदी, अर्थात संवेग के जो 3 तत्व हैं वो कौन-कौन से हैं? यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पहला तो दैहिक है, दूसरा है व्यवहारात्मक और तीसरा है हमारा संज्ञानात्मक। ठीक है, तो संवेदी यानी कि जो सेंसरी है, ये सूचना प्राप्त करने का माध्यम होता है, ना कि संवेग का आंतरिक तत्व। तो ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो हमारे सेंसरी यानी संवेदी हैं वो क्या है? तो वो सूचना प्राप्त करने का एक मीडियम है, माध्यम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये ब्लूम के जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का वर्गीकरण, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो इसका मैंने पहले ही उत्तर दे रखा है कि ज्ञान सबसे पहले, देन अवबोध, देन अनुप्रयोग, देन विश्लेषण, देन संश्लेषण, देन मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा, जो फीडबैक है ना, यानी कि मूल्यांकन, ये हमेशा ही लास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है, बेंजामिन ब्लूम 1956, ठीक है, इस ईयर भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संज्ञानात्मक उद्देश्य को 6 चरणों में डिवीजन किया, मतलब कि डिवाइड किया है। ठीक है, जो कि कहाँ जाते हैं? सरल से जटिल की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी कि शुरुआत सरल से होगा, अंत में जो जटिलता है वहां तक पहुंचेंगे। सबसे पहला जो इनका सोपान है वो है नॉलेज, यानी कि ज्ञान, अर्थात जानकारी या तथ्यों को याद करना। ठीक है, दूसरा होता है अवबोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, तो सीखी गई जो जानकारी है उससे समझ डेवलप करना, अर्थात उसके अर्थ को समझना। वहीं तीसरा है अनुप्रयोग। अब जब आप अर्थ वगैरह समझ लिए हैं तो क्या करेंगे? ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करेंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे, यानी कि सूचना को छोटे भागों में तोड़ करके उनके संबंधों को समझेंगे। और उसके बाद फिर सिंथेसिस यानी संश्लेषण करेंगे, अर्थात अलग अलग तत्वों को जोड़ करके एक नया ढांचा या विचार बनाएंगे। वहीं लास्ट जो हमारा प्रोसेस आएगा, यानी कि सबसे अंतिम में जो आएगा वो आएगा इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि फीडबैक या फिर कुछ और, यही। ठीक है, तो किसी विचार या कार्य की उपयोगिता और गुणवत्ता पर निर्णय लेना, अर्थात फीडबैक देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? बताइए, गुड शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? जनतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, सहानुभूतिपूर्ण या फिर वांछनीय सूचनाएं देने वाला। ध्यान रखिएगा, ये जो स्वेच्छाचारी होता है ना, ये तो वही तानाशाही टाइप का हो गया। तो ये कभी भी आप देखें कि बेहतर शिक्षा मतलब कि शिक्षण के लिए माना नहीं जाता है। इसको कहा जाता है भाई अगर आप स्वेच्छाचारी हो तो फिर वो अच्छी क्वालिटी का जो है शिक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर कोई टीचर स्वेच्छाकारी है तो ठीक, स्वेच्छाकारी मीन्स स्वेच्छाचारी, अर्थात अपने मनमर्जी काम करने वाला, किसी भी बच्चे की ज़रूरत को ना समझने वाला। ठीक है, तो आजकल जो हमारे यहाँ शिक्षा की बात की जाती है ना, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी है? बाल केंद्रित है, जिसमें बच्चे को केंद्र में रख करके सोचा जाता है, अर्थात बच्चे की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके ही सिखाया जाता है। तो एक अच्छा शिक्षण क्या होता है? जिसमें बाल केंद्रित हो, अर्थात जिसमें बच्चे को केंद्र में रखा जाए, और दूसरा लोकतांत्रिक हो। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब बच्चे को अपनी बात बोलने का हक हो। नहीं पता चल रहा है कि जैसे बच्चा कुछ बोलने चाहा, टीचर ने 2 तमाचा दिया, तो वो फिर बेकार टाइप का एजुकेशन मतलब शिक्षण हो जाता है। ठीक है, और स्वेच्छाचारी यानी कि एट्रोकेटिक शिक्षण में केवल और केवल शिक्षक जो है ना वो केंद्र में होते हैं, यानी कि शिक्षक की प्रधानता होती है, छात्र की इच्छाओं की यहाँ पे उपेक्षा की जाती है, मतलब उसका दमन कर दिया जाता है, जो कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गलत माना जाता है। अर्थात वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि जो शिक्षक है वो क्या है? वो बाग में माली की तरह है, और जो हमारे फूल हैं मतलब कि बच्चे हैं वो बाग में फूल की तरह हैं। तो फूल अपना टाइम टू टाइम पे खुद ही खिलते हैं, शिक्षक का काम क्या है? बस उनका देख रेख करते रहना। ठीक है, बाकी उनको खिलने में मदद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने समय से खुद ही खिल जाते हैं। अगला देखिए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इस तरह के क्वेश्चंस खूब बनते हैं। विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या फिर स्किनर। जो लोग केवल और केवल सीटेट का एग्जाम दिए होंगे ना, उनके लिए ये बहुत टफ जाने वाला है, क्योंकि सीटेट में पैडागोजी पूछी जाती है। लेकिन आप समझिए, जो हमारा यूपी टेट का एग्जाम है वो पैडागोजी पे नहीं डिपेंड है। उसमें ना इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिद्धांत भी पूछे जाएंगे, और भी जो फैक्चुअल डेटा है वो भी पूछा जाएगा, पुस्तकों के नाम, बहुत सारी चीज़ें, थियरी वगैरह सब पूछी जाती है इसमें।
तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा विक्टर ब्रूम, ठीक है। और चलिए डिटेल में इसकी व्याख्या वगैरह भी दे रखी है हमने कि जो हमारे विक्टर ब्रूम हैं इन्होंने 1964 में क्या किया था, एक्सपेक्टेंसी थियरी दी थी। कौन सी थियरी दी थी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तभी वो प्रेरित होगा, उसके अंदर मोटिवेशन तभी आता है जब उसको विश्वास हो कि उसके प्रयासों का परिणाम अच्छा मिलेगा और वो परिणाम उसके लिए मूल्यवान होगा। जैसे हम और आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, शाम को एसएसटी की क्लास देख रहे हैं, मतलब दोपहर में जो है और जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज देख रहे हैं आप तो, लेकिन फिर भी कम हम लोगों को कंटेंट रेडी करना होता है, उसको बनाना बहुत सारा वर्क रहता है। तो इसके पीछे हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो क्या है कि आगे चल करके इसका बेहतर परिणाम मिलेगा, आप लोग पहले अटेम्प्ट में ही बढ़िया मार्क्स ला करके क्लियर कर ले जाएंगे। तो जब अंदर से मोटिवेशन आता है तभी काम करने में मन लगता है, और मोटिवेशन जो है तभी आता है जब हमको ये उम्मीद रहे कि इस वर्क को करने से हमें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से रिलेटेड है, बताइए। क्या ये वैयक्तिक है, सामाजिक अंतःक्रिया है, सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार का परिमार्जन, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा सूचना प्रक्रियाकरण यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो डेविड आशुवेल है ना, इनके द्वारा जो है एक डेवलप किया गया है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ठीक है, जो कि सूचना प्रक्रियाकरण परिवार के अंतर्गत आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों की जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको सुदृढ़ करना और इसके साथ साथ उनको नई जानकारी दे करके व्यवस्थित तरीके से ग्रहण करने में मदद करना। ऐसा नहीं कि केवल और केवल आप जानकारी दिए जा रहे हैं भूसा जैसे, तो उसको वो कैसे जानकारी को ग्रहण करें व्यवस्थित तरीके से, उसमें भी तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी ना। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, बताइए। क्या ये हमारा कौशल अंतःकरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ये बात है नहीं, रेखीय अभिक्रम नहीं। इसका जो बेहतर उत्तर होगा वो जाएगा शाखीय अनुक्रम, सॉरी अभिक्रम, क्या हो जाएगा, शाखीय अभिक्रम यानी ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा कौशल के स्थानांतरण के लिए शाखीय अभिक्रम उपयोगी है, ठीक है। चलिए, नॉर्मन ए क्राउडर इनके द्वारा विकसित किया गया था शाखीय अभिक्रम, ठीक है। और इसमें छात्र को उसकी गलतियों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में आप ये मत समझिएगा कि छात्र ने गलती की है तो उसका उपचार किया जाएगा डंडे से, डंडे से उपचार नहीं करना है। पहले के टीचर्स यही करते थे, अगर छात्र गलती किया तो उसको फिर जो उसकी कुटाई धुलाई है ना वो डंडे से ही की जाती थी, वो कहते थे कि ये हम उनका उपचार कर रहे हैं, तो भैया वो नहीं करना, ठीक है। जो कि कौशल के सही स्थानांतरण और जटिल बारीकियों को सीखने में अधिक सहायक होता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, बताइए कौन सा सूत्र नहीं है। सरल से कठिन, तो भाई सरल से कठिन ये तो शिक्षण का सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित ये भी शिक्षण का सूत्र है। कैसे कहते ना, माना यक्ष, अब यक्ष क्या है, अनिश्चित ही तो है, अंत में उसका जो है प्रॉपर मान निकल आता है कि नहीं, तो वो निश्चित हो जाता है। तीसरा दृश्य से अदृश्य, और चौथा है निगमन से आगमन। बस बस मिल गया उत्तर, निगमन से आगमन नहीं, आगमन से निगमन। क्या, आगमन से निगमन, ये जो है शिक्षण का सूत्र है, ये वाला नहीं है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद क्या होता है, प्रतिपुष्टि। भाई जो फीडबैक है ना ये तो अंतिम पद होता है, इसको तो आप पहला बिल्कुल मत मानिए। शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। देखिए सबसे पहले ना हम लोग प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्लानिंग, यानी कि प्रॉपर योजना बनाएंगे। तो शिक्षण का जो पहला पद है वही तो पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लानिंग। क्या हो जाएगा, प्लानिंग। और दूसरा हो जाएगा सॉरी लास्ट होता है प्रतिपुष्टि, पहला होता है प्लानिंग, बीच वाला क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो होता है वो होता है योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, उसके बाद आता है शिक्षण, देन प्रतिपुष्टि, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कोई समस्या हो रही है तो फिर से आप योजना बनाइए, फिर से शिक्षण करिए, फिर से प्रतिपुष्टि दीजिए। तो हमेशा इस क्रम को याद रखना है आपको। और देखिए 2018 में पूछा गया है, तो आगे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है इस बार लास्ट जो है क्या पद है वो पूछ लें या दूसरा पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, क्या ये पृथक्करण है, अनुप्रयोग है, तुलना है या अन्वेषण है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण, ऑप्शन डी, ठीक है। तो याद रखिएगा शिक्षण के अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो प्रतिमान है वो एच.सी. मॉरिसन के द्वारा दिया गया था, ये नाम आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने इस स्तर के शिक्षण को टोटल 5 मुख्य सोपानों यानी 5 मुख्य चरणों में डिवाइड किया है। और ये जो 5 मुख्य चरण है ये कौन सा है, पहले तो एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण। इसमें जो शिक्षक हैं वो छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं। जब भी आप बच्चों को
पढ़ाने बैठे ना तो उनसे पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार बच्चे के पास कितना नॉलेज है। अगर उसको पता ही नहीं है कि बच्चे को काका का घा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो और आप ऐसे ही ऐवी उसको मतलब कि जो वाक्य है वो बताने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से पहले तो आप बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाओ कि वे विषय के बारे में पहले से कितना जानते हैं। दूसरा, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। नवीन पाठ्य वस्तु को छात्रों के सामने व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसा मन किया वैसे ही रख देने, व्यवस्थित तरीके से रखिए। तीसरा आता है हमारा एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, अर्थात जो छात्र हैं विषय वस्तु को गहराई से समझते हैं और उसे अपने ज्ञान का हिस्सा बनाते हैं। वहीं फिर आता है चौथा हमारा ऑर्गेनाइजेशन अर्थात व्यवस्था। छात्र सीखी हुई बातों को बिना किसी की हेल्प के क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। और अंतिम आता है हमारा अव्यक्तीकरण यानी कि वर्णन। और अंत में जो छात्र है वो सीखी गई सामग्री को मौखिक रूप से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि हम लोग टोटल 15 ही एमसीक्यू ही देखते हैं, ये 15 मिनट की सीरीज ही है एग्जैक्टली। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। एकदम सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, ये भी सही है। अर्थात सभी के सभी विकल्प एकदम सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये सारी की सारी जब परिस्थितियां एक साथ मिलती हैं तभी प्रभावी विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। टोटल हम लोग इसमें 15 ही एमसीक्यू देख रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। लगातार वीडियोस को देखते रहिए। शाम 7:30 बजे हमारे जुनून पढ़ाई का चैनल से जुड़ना मत भूलिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।